अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश बोन डायग्राम्स के बारे में कि फिश बोन डायग्राम क्या होती है। ठीक है, इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्यों बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम इसमें इसकी एक एग्जांपल को भी डिस्कस कर रहे होंगे और इसके इसेंशियल फीचर्स के बारे में, और ये फिश बोन डायग्राम क्यों कहलाती है, ये फिश का स्केलेटन क्यों होता है, इसके बारे में हम सारा आपको इसी लेक्चर में गाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल के फिश बोन डायग्राम फॉर कॉज एंड इफेक्ट एसोसिएशन, ये बात याद रखनी है कि फिश बोन डायग्राम इज आल्सो नोन एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ठीक है, काज आपकी कौन सी वजूहात हैं, कौन से असबाब हैं, क्या चीज़ सबब बनी, एंड इफेक्ट और उनका इफेक्ट क्या हुआ उन पर। ठीक है, जो कॉज जो कॉजेज बनी हैं फिर उनका इफेक्ट क्या हुआ है आपकी इंडस्ट्री पर, आपके मैसेजेस पर, या जिसके अबाउट आप बात कर रहे होंगे उस पर क्या इफेक्ट हो गया, इसलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। फिश बोन डायग्राम्स आर यूज्ड एज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी एक किस्म की होती है थिंकिंग के, आप अपने माइंड में क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, डीपली सोचना। ठीक है, जिसे डीप पॉकेट्स भी बोल रहे होते हैं। इट इज कॉल्ड फिश बोन बिकॉज आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज द फिश स्केलेटन। जो आपके आइडियाज हैं उनको फिश यानी मछली के ढांचे की सूरत में प्रेजेंट किया जा रहा होता है। Fishbone diagram is essentially used to outreach the root। रूट क्या होता है, जैसे एक दरख्त है उसकी रूट यानी जड़ है ना उसकी, वो जो जमीन में होती है, इसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है और उसकी क्या आकाश बना, उसकी रूट क्या होगी, मतलब उसकी जड़ में क्या मसला हुआ था कि ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आउटरीच द रूट, ठीक है, विच कॉज द प्रॉब्लम ऑफ द वेरियस फैक्टर्स दैट कैन बी थॉट टू ऑफ एज लीडिंग टूवर्ड द प्रॉब्लम। वही बात हुई कि वो कौन सी कॉज हुई, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, यानी एक प्रॉब्लम सब यहाँ पर रूट को ही लिया गया है जो कि प्रॉब्लम की वजह बनी है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम फिर आगे जाके एक इफेक्ट की सूरत में एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई जिसने उसको लीड किया। अब लीड किस तरह करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं, द फैक्टर्स आइडेंटिफाइड आर देन लिंक्ड टू द मेन स्पाइन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, मेन स्पाइन ऑफ द प्रॉब्लम विद फर्दर ब्रांचेस। इस मेन स्पाइन के बारे में एंड फर्दर ब्रांचेस के बारे में हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। विद इन ईच फैक्टर डेट आर ऑफन इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इसको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एसोसिएशन भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। एक और इसका नाम है इश्कावा डायग्राम। ठीक है, आई थिंक इसी तरह से उसको बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसको कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोला जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, for written business messages, fishbone diagram are used to brainstorm or organize all possible causes of a business problem. रिटर्न बिजनेस मैसेजेस जो होते हैं उनमें जो फिशबोन डायग्राम्स होती है वो किन चीज़ों के लिए यूज होती है, टू ब्रेनस्टॉर्म और ऑर्गेनाइज ऑल पॉसिबल कॉजेज, यानी थिंकिंग आपकी जो मेन प्रॉब्लम की तरफ जा रही है, और ऑल पॉसिबल कॉजेज जो हर मुमकिन वजूहात हो सकती हैं एक बिजनेस प्रॉब्लम की, फिशबोन डायग्राम उनको एक्सप्लेन कर रही होती है। In persuasive or argumentative writing, the fishbone diagram support argumentative statements and provides supporting ideas to the thesis statement. अब देखें ना, अगर एक परसुएसिव मैसेज है या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग ये मैसेज है, उसमें जो फिशबोन डायग्राम होती है वो क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को सपोर्ट करती है, आपकी स्टेटमेंट्स को जो उस डायग्राम के साथ रिलेट कर रही होती हैं, या उन आइडियाज़ को जो उसके साथ रिलेट होते हैं। दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। हम इसको बाद में आने वाले किसी चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसेंशियल फीचर्स ऑफ फिशबोन डायग्राम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपकी तवज्जो भी दरकार है, इसको गौर से सुनिएगा ताकि अच्छे से समझ भी आ जाए। यहाँ हम बात करें होंगे इसेंशियल फीचर ऑफ फिशबोन डायग्राम आर एज फॉलोज। अब देखें कौन कौन से वो इसेंशियल फीचर्स हैं जो फिश बोन डायग्राम्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये इसेंशियल फीचर्स एक पूरी फिश बोन डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होंगे। पहला है जो अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑन द एक्सट्रीम साइड। एक्सट्रीम साइड क्या होती है, आपकी लेफ्ट साइड हो सकती है, आपकी राइट साइड हो सकती है, एज द हेड ऑफ द फिश डायग्राम। ठीक है, अब ये हेड क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ जी, अभी हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको कि हेड क्या हो सकता है। उसने कहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट
ऑन द एक्सट्रीम साइड, वो किसी भी साइड पर हो सकती है, वो इस साइड पर भी हो सकता है हेड, या इस साइड पर भी हो सकता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है कि अब ये राइट साइड पे भी हो या लेफ्ट साइड पे, इनमें से किसी भी एक साइड पे हो सकता है, जो मैंने ये सर्कल से आपको बताया है। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि a horizontal center skeleton line moving towards the head। अब यहाँ पे आपकी जो सेंटर लाइन है वो कौन सी है, ये हुई ना आपकी, ये जो आपकी मूव कर रही है ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं स्केलेटन लाइन। ये जो सीधी मूव कर रही है यहाँ से, मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से ये आपकी सीधी जा रही है इस तरफ। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी है स्केलेटन लाइन, क्योंकि हेड आपका इस तरफ है ना, आपका हेड इस तरफ है, ये आपका हेड है। ठीक हो गया, ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके बारे में हम ऊपर भी डिस्कस करके आए थे। ठीक हो गया, इसके साथ साथ हम थर्ड पॉइंट है, जो आपका थर्ड इसेंशियल फीचर्स है, उसमें हम देखेंगे वेरियस फैक्टर्स और causes that can be thought। वो फैक्टर्स, वो वजूहात, वो causes जो कि एक प्रॉब्लम की तरफ लीड कर रही हैं उसकी जड़ से। ठीक है, उसकी जड़ से वेरियस फैक्टर्स और causes that can be thought of as leading toward the problem। These causes would be connected to the central line as branches। अब ये ब्रांचेस कौन सी हैं, ये ब्रांचेस भी हम आपको सर्कल की सूरत में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं जी आपकी, ये वाली, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, और आपकी ये भी ब्रांच है। ठीक हो गया, ये आपकी क्या कहलाती हैं, ब्रांचेस कहलाती हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड पॉइंट में वो बता रहा है वेरियस फैक्टर्स और कॉजेज दैट कैन बी थॉट ऑफ एज लीडिंग टुवर्ड द प्रॉब्लम। ये तो आपकी होगी ना सेंट्रल लाइन। मैं अगेन इसको इरेज करके आपको दिखाता हूँ। ये है आपकी सेंट्रल लाइन। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल लाइन है, जिसे हम स्केलेटन लाइन भी बोल रहे होते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ कॉजेज हैं, जो वेरियस फैक्टर्स हैं, वो एज अ ब्रांचेस की सूरत में इसके साथ अटैच हो रहे हैं, वो ये हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस लगी हुई है ना उनकी, ये जो लाइंस हैं आपकी, ये एक ब्रांचेस के साथ कनेक्ट है। अब वो इस फोर्थ पॉइंट में, जो आपका फोर्थ एसेंशियल फीचर, उसमें क्या कहता है, इसमें वो कहता है causes और ideas supporting the factors are added to the branches। जो causes हैं, जो ideas हैं, जो उन फैक्टर्स को सपोर्ट कर रही हैं कि क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक प्रॉब्लम की तरफ थे, जो एक प्रॉब्लम का बायस बने, वो आप इन ब्रांचेस में लिखेंगे। कौन सी ब्रांचेस में, ये जो आपको शो हो रही है ये वाली ब्रांचेस, ये वाली ब्रांचेस है ना, ये इसके साथ अटैच हुई हुई है। ठीक है, अब उनकी जो वजूहात होंगी, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो इनकी लाइन अटैच है इनके साथ, वो आप उसको यहाँ पे बता रहे होंगे। मेन हेडर आपका यहाँ पे ही होगा। ठीक है, मेन हेडर आपका इसी में होगा, मेन हेडर। लेकिन ये जो लाइन है ये बता रही होगी, ये उस मेन हेडर की एक्सप्लेनेशन को दे रही होगी। ठीक है, जैसे ये है आपका मेन हेडर, ये तो उसका एक नाम हो गया ना यार, ये वजह बनी। लेकिन ये वजह बनी क्यों, किस वजह से बनी, वो ये वाली लाइन आपको बता रही होगी। ठीक है, ये वाली लाइन, इसको हम आगे एक एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे, अभी फिर एक इलस्ट्रेशन के थ्रू, ताकि वहां से आपको अच्छे से समझ भी आ जाए इसकी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने जो इसकी इलस्ट्रेशन है, जहां से आपको इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी, उसकी तरफ। अब इलस्ट्रेशन ऑफ फिशबोन डायग्राम्स, इलस्ट्रेशन ऑफ फिशबोन डायग्राम्स। अच्छा, इसमें वो कहता है फॉर राइटिंग अ डिटेल रिपोर्ट ऑन अ रीसेंट हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड। एक हेल्थ एंड सेफ्टी हैजर्ड हुआ है एट अ चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री में, उसकी क्या वजूहात हैं, कॉजेज कैन बी आइडेंटिफाई यूजिंग फिशबोन। फिशबोन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए उसकी कॉजेज बताएं, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक हैजर्ड हुआ है चॉकलेट फैक्ट्री में, क्या क्या वजूहात थी। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। किस तरह से, इस चलो जी इसको डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझ भी आएगी। अब इसका फिशबोन का हेड क्या है, बताएं भाई। एक हैजर्ड हुआ है, ठीक है, वो हैजर्ड हुआ है, वो क्यों, किस वजह से हुआ है, शॉर्ट सर्किट एट असेंबली लाइन। ये वाली जो लाइन है ना, इसको आप असेंबली लाइन बना लें, इसमें एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से सारा सर्किट चल रहा था, उसमें एक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से ये हैजर्ड दरपेश आया।
क्यों? ये आपकी है जी स्केलेटन लाइन। मैं यहाँ पे जी दिखा देता हूँ आपको। ये है हुई आपकी स्केलेटन लाइन जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है। ये है आपकी स्केलेटन लाइन। अब क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जी, वो कॉजेज बताएंगे हम। ठीक है, ये कॉजेज डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं भाई। वो कहते हैं सर्विस मैनेजमेंट इसकी वजह से कॉज हुआ। अब मैंने कहा था ना, ये लाइन जो आपको ब्रांच को कनेक्ट कर रही है, ये वजह बताएगी कि सर्विस मैनेजमेंट की क्या क्या हुआ था यहाँ पर। जो सर्विस मैनेजमेंट का इसके साथ हमारे आज जुड़ी इसका मसला पेश आया, तो वो यहाँ पर बताएगा कि लैक ऑफ प्रीवेंटिव मेजर्स में कमी हुई, किल्लत थी, जिसकी वजह से सर्विस मैनेजमेंट का मसला पेश आया। अब वो कहता है जो दूसरा मसला बना ना, वो हीटिंग का बना है। ठीक है, एक ब्रांच जो टच की वो हीटिंग भी थी, हीटिंग की वजह से भी ये मसला पेश आया। अब ये जो लाइन है जो ब्रांच के साथ कनेक्ट है, स्केलेटन लाइन और ब्रांच के जो इसके साथ अटैच है, वो इसकी वजह बताएगी। वजह वो क्या बता रहे हैं? वजह वो बता रहे हैं कि ओवरबर्डन मशीन पर ओवरबर्डन डाला गया, ज़्यादा काम डाला गया। इस वजह से मशीन थी वो ज़्यादा हीट हो गई और मशीन तबाह हो गई, ख़त्म हो गई, काम करना छोड़ गई। जैसे एक चॉकलेट फैक्ट्री है ना, एक मशीन एक दिन में 100 चॉकलेट बना रही है। ठीक है, अब आप उस पे वर्क ज़्यादा डाल देते हैं और आप उससे 1000 चॉकलेट बनाना शुरू कर देते हैं। लाइक कैसे कर लें, पहले एक मशीन थी वो एक दिन में 1000 चॉकलेट बनाती थी, लेकिन आपने उस पर ज़्यादा काम लेने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसे एक दिन में 3000 चॉकलेट का टास्क दे दिया उस मशीन को, तो वो तो ख़राब होगी। वही होना ही था ना, उसमें ख़राब होगी। इसलिए उस पर मशीन पे ओवरबर्डन पड़ गया और वो ख़त्म हो गई, जिस वजह से ये खतरा पेश आ गया। अच्छा जी, उसके साथ साथ जी वो भी कहते हैं कि एक ह्यूमन फैक्टर भी पेश आया। ह्यूमन फैक्टर भी था उसमें, इस तबाही में, इस हैजर्ड में। तो ह्यूमन फैक्टर का क्या मसला था? ऑपरेटर मिस हैंडलिंग, जो वहाँ पे ऑपरेटर जो अ, काम कर रहे होते हैं उससे मिस हैंडलिंग हो गई किसी चीज़ को। जैसे कहते हैं ना, ऑप्शन कोई दबाना था, दबा कोई दिया, यानी ऑपरेटर से गलत काम हो गया, इस वजह से ह्यूमन एरर भी पेश आ गया। फिर उसके बाद जी कहते हैं कि वो फिर जो फोर्थ रीज़न बनी वो थी पावर फ्लक्चुएशन की, कि पावर फ्लक्चुएट हुई, यानी बिजली वगैरह में थोड़ा मसला बन गया। उसका क्या मसला बना जी? वोल्टेज ड्रॉप कर गए थे। ठीक है, उस फैक्ट्री के वोल्टेजेस, मशीन के वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है उसके वोल्टेज ड्रॉप कर गए थे, जिसकी वजह से ये मसला बना। तो अब आपने देखा कि एक फिशबोन डायग्राम थी, उसका एक मेन हेड था। ठीक है, और उसमें एक क्या कह सकते हैं, उसकी ब्रांचेस थी, जो उसकी कॉजेज, जो उसके फैक्टर्स की वजूहात जो बनी है एक प्रॉब्लम की, वो थी। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह अब ये वाली लाइन थी, ठीक है, ये वाली जो लाइन मूव कर रही थी ये आपका स्केलेटन लाइन थी। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, इसकी तरफ ये आपका फिशबोन का मेन हेड था, जो मेन वजह बनी। उसके साथ साथ कुछ ये इसकी ब्रांचेज अटैच हुई, जिस तरह सर्विस मैनेजमेंट की, हीटिंग की हुई हैं, यहाँ पे पावर फ्लक्चुएशन की हुई हैं, यहाँ पे ह्यूमन एरर की हुई हैं, और उनकी जो वजूहात बनी है इन ब्रांचेस की, वो यहाँ पर ये वाली बताई गई थी। ठीक हो गया, ये था जी आज का सारा आपका टॉपिक। ठीक है, होप सो आपको समझ भी आ गई होगी, और इस लेक्चर को अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जो जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी मसला है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।